प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का टॉपिक है भर्ती। भर्ती अर्थात रिक्रूटमेंट। कोई भी संगठन होता है, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन में संसाधन होते हैं। उनमें जो मानव संसाधन है, तो कुशल मानव संसाधन की पूर्ति कहाँ से हो? कुशल मानव संसाधन की पूर्ति के लिए संगठन में जो पद निर्धारित किए गए हैं, उन पदों को भरा जाता है और उन पदों को भरने को ही सामान्य भाषा में भर्ती कहा जाता है। भर्ती के बारे में सामान्य परिचय यह हो सकता है कि कोई भी जो संगठन है, उसकी कार्यकुशलता उसमें कार्यरत कर्मचारियों के कौशल पर और मनोबल पर निर्भर करती है। संगठन की जो छवि है, संगठन की जो प्रतिष्ठा है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन के लिए जो निर्धारित उद्देश्य हैं, वो उनको किस प्रकार समयबद्ध तरीके से अर्थात निर्धारित अवधि में और कम कीमत पर कैसे पूरा कर पाता है। उन संसाधनों में एक प्रमुख संसाधन जो होता है, वो मानव संसाधन होता है, जिसको सामान्यतः कार्मिक प्रशासन भी कहा जाता है। इसके बारे में हम अध्ययन भी कर चुके हैं। और कार्मिक प्रशासन की अगर कोई प्रमुख समस्या होती है, चाहे उसमें कार्यकुशलता बनाने की हो, उसको मनोबल को बनाए रखने की समस्या हो, वो समस्या होती है भर्ती। प्रमुख बिंदु कार्मिक प्रशासन का समस्या का भर्ती होता है। एक बार कोई अयोग्य या अकर्मण्य व्यक्ति भर्ती प्रक्रिया की न्यूनताओं के कारण अर्थात भर्ती प्रक्रिया की कुछ कमी होती है, उनके कारण अगर संगठन में प्रवेश कर जाए तो उसका दंड संगठन को वर्षों भुगतना पड़ता है। अतः भर्ती पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भर्ती प्रक्रिया ऐसी हो कि सदैव योग्य और कार्यकुशल व्यक्तियों की ही भर्ती की जाए। भर्ती के महत्व को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए स्टॉल ने लिखा है, स्टॉल एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने कार्मिक प्रशासन पर काफ़ी अध्ययन किया है, कि यह संपूर्ण लोक सेवाओं के ढांचे की आधारशिला है। लोक सेवाओं की कार्यकुशलता और प्रतिष्ठा अगर किसी आधार पर टिकी हुई है तो वह भर्ती है। ऐसा माना जाता है कि चीन में सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित भर्ती के महत्व को समझा गया। अर्थात सर्वप्रथम चीन में योग्यता और कुशलता के आधार पर भर्ती की जाने लगी। उसके बाद पिरसा में। भारत में आधुनिक लोक सेवाओं की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 1853 के एक राजलेख के माध्यम से हुई। इस राजलेख के माध्यम से भर्ती की योग्यताएं निर्धारित की गईं। यद्यपि इससे पहले भी भारत में लोक सेवाएं थीं कंपनी शासन के अधीन, लेकिन उसमें जो भर्ती का आधार था वो स्वैच्छिक था। इस राजलेख के माध्यम से भर्ती की योग्यताएं निर्धारित की गईं। फिर बाद में लोक सेवा आयोग की स्थापना भी हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की जो मनमर्जी चलती थी, वो योग्यता आधारित चयन प्रणाली में बदल गई। भर्ती का जो अर्थ है, भर्ती का सामान्य अर्थ भरने से है।
अर्थात किसी संगठन में रिक्त पदों को भरना ही भर्ती है। भर्ती का आशय तात्पर्य या भावार्थ सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के चयन से होता है। ऐसा माना जाता है कि जो रिक्रूटमेंट शब्द है, भर्ती का जो अंग्रेजी वर्जन है रिक्रूटमेंट, उसका ही एक अपभ्रंश रूप रंगरूट शब्द है। अंग्रेजी शासनकाल में नव सैनिकों को रंगरूट के नाम से संबोधित किया जाता था और वह शब्द रिक्रूटमेंट से ही संभवतः मिला था। लेकिन इस अध्याय में भर्ती का तात्पर्य लोक सेवकों की भर्ती से है। परिभाषाएं। एल.डी. वाइट के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। अर्थात जब भी कोई भर्ती होगी तो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वो प्रतियोगी परीक्षाएं इसलिए आयोजित की जाती हैं कि किसी संगठन में कुछ रिक्त पद हैं और उन पदों को भरना है, और उन पदों को भरने के लिए योग्य व्यक्तियों को आकर्षित किया जाता है। ये सब प्रक्रियाएं भर्ती के अंतर्गत आती हैं। मार्शल डेमोक के अनुसार विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्राप्त करना है, क्योंकि कोई भी जो संगठन है उसके जो उद्देश्य हैं वो विशिष्ट होते हैं, सामान्य नहीं होते, और उनको पूरा करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं और उच्च कौशल युक्त व्यक्तियों की खोज की जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं भर्ती के अंदर समाहित हैं। किंग्सले के शब्दों में भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को या प्रत्याशियों को प्रतियोगिता के लिए प्रवृत्त किया जाता है। इस तरह यह एक व्यापक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जिसमें परीक्षा एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। अर्थात भर्ती में लोक सेवाओं में जो नियुक्ति होती है भर्ती के माध्यम से, उसके लिए योग्य प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्मुख करना, प्रवृत्त करना, उन्हें आकर्षित करना, यह कार्य भर्ती प्रक्रिया में किया जाता है। भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है, उसका एक अंग है भर्ती। इसे समझें, भर्ती में सिर्फ भर्ती ही नहीं होती, भर्ती में जैसे विज्ञापन निकालना है, पदों को छांटना है, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना है, ये सारी चीज़ें भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसमें परीक्षा का आयोजन करना और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। भर्ती की पद्धतियां या तरीके या प्रकार। भर्ती की सामान्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित हैं: बाहरी भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती, भीतरी भर्ती या अप्रत्यक्ष भर्ती, और प्रतिनियुक्ति से भर्ती। जब किसी पद के लिए खुले बाजार से मतलब खुले क्षेत्र से, जिसमें सबको मौका है, जब किसी पद के लिए खुले क्षेत्र से योग्य प्रत्याशियों से आवेदन मांगे जाते हैं, एक योग्यता का मानक निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई सीनियर सेकेंडरी पास व्यक्ति या बीए या ग्रेजुएशन किए हुए व्यक्ति ही आवेदन करें, तो एक मानक निर्धारित कर दिया जाता है। आयु सीमा का भी निर्धारण कर दिया जाता है। तो वो योग्यता के मानक होते हैं। तो जब किसी पद के लिए खुले क्षेत्र से योग्य प्रत्याशियों से आवेदन मांगे जाएं, तो वह भर्ती
योग्यता आधारित भर्ती या बाहरी भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। इन पदों पर सीधी भर्ती की जाती है प्रत्यक्ष रूप से। और जब किसी विभाग में उच्च पद पर निम्न पद धारक को पदोन्नत कर दिया जाए तो वह भीतरी भर्ती कहलाती है। यानी कि उस पद को भरने के लिए खुले क्षेत्र से आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए थे, संगठन ने अपने ही पहले कार्मिकों में से कुछ को प्रमोट कर दिया, प्रमोशन दे दिया उनको उच्च पदों पर, तो वह भीतरी भर्ती है या अप्रत्यक्ष भर्ती हो जाती है। बाहरी भर्ती और भीतरी भर्ती, इन दोनों पद्धतियों के अपने अपने गुण दोष हैं। और तीसरी जो पद्धति दी गई है प्रतिनियुक्ति से भर्ती, ये जो प्रतिनियुक्ति से भर्ती है ये आंतरिक भर्ती या भीतरी भर्ती का ही एक रूप होता है। और कई बार इसे कुछ विद्वान भर्ती मानते भी नहीं है कि भर्ती की कोई पद्धति है भी, वो कहते हैं यह कोई पद्धति नहीं है भर्ती की। इस पद्धति में क्या होता है, पहले से ही जो सेवारत कर्मचारी है उसको उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और उस अवधि को प्रतिनियुक्ति अवधि कहा जाता है। वह अवधि कुछ माह से लेकर 5 वर्ष तक हो सकती है। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लेने हेतु भर्ती का एक विज्ञापन जारी होता है और जो पहले से ही कार्यरत कार्मिक हैं उनमें से कुछ योग्य कार्मिक जो समझे जाते हैं कि ये जो नया पद है इसके लिए कुछ ये व्यक्ति कार्मिक उपयुक्त रहेंगे, उनमें से उन योग्य कार्मिकों का चयन कर लिया जाता है। कई बार इसे स्थानांतरण पर भर्ती भी कहते हैं, क्योंकि कार्यरत कार्मिक को अपना पहला पद छोड़ना होता है और उसको अन्यत्र किसी ऑफिस में, एक कार्यालय में जाना होता है। जब वह अवधि पूरी हो जाती है, जो प्रतिनियुक्ति अवधि है, तो वो कार्मिक पुनः अपने वास्तविक पद पर लौट आता है। प्रतिनियुक्ति की कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे उसी विभाग में निम्न पद से उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति दे दी जाए, या एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति दे दी जाए, या एक राज्य से दूसरा राज्य में प्रतिनियुक्ति दे दी जाए, या एक देश से दूसरे देश में प्रतिनियुक्ति दे दी जाए। तो ये भर्ती की तीसरी पद्धति है, प्रतिनियुक्ति भर्ती। भर्ती के कुछ अन्य जो तरीके हैं वो होते हैं, जैसे अस्थायी भर्ती और स्थायी भर्ती। यह स्लाइड में टाइपिंग मिस्टेक आ गई है। इनमें एक है अस्थायी भर्ती और दूसरा है स्थायी भर्ती। जब किसी पद पर कुछ माह के लिए या कुछ वर्षों के लिए भर्ती की जाए तो वह अस्थायी भर्ती हो जाती है। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि वो प्रोजेक्ट चलेगा, वह परियोजना चलेगी, तब तक के लिए भर्ती कर ली जाती है और परियोजना जैसे पूरी हो जाती है तो उन कार्मिकों को हटा दिया जाता है। अस्थायी पद होते हैं तो वह नियोक्ता यानी नियुक्ति देने वाला और कार्मिक जो वहाँ नौकरी करेगा, इनके बीच में कॉन्टैक्ट भी हो जाता है। और स्थायी भर्ती उसे कहते हैं जहाँ कार्मिक एक बार नियुक्ति पाने के बाद अपनी सेवानिवृत्ति आयु तक कार्यरत रहता है, उसे स्थायी भर्ती कहा जाता है। अब हम बाहरी भर्ती, भीतरी भर्ती जो हमने अध्ययन किए थे, उनमें प्रत्येक के अपने कुछ
गुण दोष हैं। पहले हम बाहरी भर्ती के गुण और दोषों का अध्ययन करेंगे। बाहरी भर्ती के गुण, इसका पहला गुण है कि चयन हेतु व्यापक क्षेत्र, यानी खुले क्षेत्र से नियुक्ति की जाती है। एक विज्ञापन जारी किया जाता है और जो भी योग्य व्यक्ति हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक स्तर पर नए एवं प्रतिभावान उम्मीदवार उपलब्ध हो सकते हैं। खुले क्षेत्र से भर्ती करने का यह भी एक प्रमुख गुण है कि योग्य और प्रतिभावान व्यक्ति उपलब्ध होते हैं। सबके लिए अवसर की समानता उपलब्ध होती है, सबको समान अवसर मिलता है। संगठन में किसी भी पद पर आने वाला व्यक्ति नया होता है, अतः उत्साह से कार्य करता है, क्योंकि वह व्यक्ति नया है और ऊर्जावान है, इसलिए उत्साह से कार्य करता है। बाहरी भर्ती योग्यता सिद्धांत के अधिक समीप है, क्योंकि खुले क्षेत्र से और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है, इसलिए योग्यता सिद्धांत का पालन किया जाता है। नौजवान व्यक्तियों को सेवा के अवसर प्राप्त होते हैं। यह इस बाहरी भर्ती के लाभ या गुण हैं। जबकि इसके हानि, दोष या अवगुणों की बात करें तो पहला है कि अगर बाहरी भर्ती के माध्यम से उच्च पदों को भरा जाए तो जो व्यक्ति चयनित होकर आते हैं, जो युवा व्यक्ति चयनित होकर आए हैं, वो अनुभवहीन होते हैं और पूर्ण दक्षता से कार्य नहीं कर पाते, और उनके बाद के जो कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं, उनके जूनियर हैं, उनके पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो खुले क्षेत्र से नहीं भरा जाता वो पद, तो निम्न पद धारक को उच्च पद पर प्रमोट होने का, पदोन्नत होने का मौका मिलता। लेकिन उच्च पद पर खुले क्षेत्र से भर्ती करने के कारण निम्न पद धारक को पदोन्नति होने का मौका नहीं मिल पाता है। पदोन्नति प्रकरणों में नवागंतुक योगा अधिकारी तथा अधीनस्थ प्रौढ़ अधिकारी में तनाव हो जाता है। जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं, जो संगठन में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जो प्रौढ़ हैं, उन और जो उच्च पद पर जो व्यक्ति अभी नियुक्त हुआ है वो युवा है, तो उनकी पद की स्थिति के कारण भी उनमें तनाव हो जाता है, जो संगठन के लिए अच्छा नहीं रहता। नए अधिकारी विभाग की प्रक्रियाओं को समझने में समय लेते हैं, उनको प्रशिक्षण देना होता है और प्रशिक्षण पर व्यय होता है, खर्चा होता है। अतः यह पद्धति आर्थिक रूप से महंगी मानी जाती है। भीतरी भर्ती के लाभ और हानि। भीतरी भर्ती का सबसे पहला लाभ तो यह है कि ये कम खर्चीली होती है, क्योंकि ना तो खुले क्षेत्र से आवेदन मांगने होते हैं, ना कोई परीक्षा आयोजित करनी होती है, ना ही प्रशिक्षण देना होता है। अनुभवी व्यक्ति प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो पहले से कार्यरत व्यक्ति हैं उन्हीं को प्रमोशन दे दिया जाता है। सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर मिलते हैं, जो पहले से कार्यरत कार्मिक हैं उनको पदोन्नति दे दी जाती है। योग्यता का निर्धारण करना सरल है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही कार्यरत है तो उसकी कार्य निष्पादन क्षमता का तो पता ही रहता है कि वो कितना काम करने वाला है और कार्य प्रणाली को समझने वाला है। कार्मिकों को अब प्रेरणा एवं संतुष्टि मिलती है। जो पहले से कार्यरत कार्मिक हैं, अगर उनको पता रहता है कि संगठन में उन्हें पदोन्नति के मौके मिलेंगे, तो वो पदोन्नति की वजह से प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं, उनका मनोबल उच्च रहता है और वो संगठन में लंबे समय तक काम करते हैं। कार्मिक पदोन्नति के लालच में अच्छा कार्य करते हैं। योग्य और मेधावी कार्मिक अच्छे पदोन्नति अवसर के कारण संगठन को नहीं छोड़ना चाहते। जैसा कि अभी मैंने बताया था, पदोन्नति एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है, जिसकी वजह से कार्मिक संगठन में टिका रहता है। यह विधि नौकरी को कैरियर के रूप में अपनाए जाने में सहायता प्रदान करती है। पदोन्नति एक ऐसा माध्यम है, या भीतरी भर्ती एक ऐसा माध्यम है
जब किसी व्यक्ति को पता है कि मैं कांस्टेबल के पद पर भी नियुक्ति पा लूँ, उसके बाद भी मुझे मौके मिलेंगे, मैं सब इंस्पेक्टर तक पहुंच सकता हूं, तब वह पुलिस विभाग की नौकरी नहीं छोड़ना चाहेगा। जिसकी इच्छा थी कि मैं सीधे ही सब इंस्पेक्टर बनूं, और अगर वो नहीं बन पाता है और कांस्टेबल बनता है, तब भी उसको पता है कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य था कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर बनना, जो मैंने टारगेट निर्धारित कर रखा था, वो तो मैं फिर भी प्राप्त कर लूँगा। तो उच्च योग्यता वाला व्यक्ति अगर निम्न पद पर आ जाए, तब भी वह संगठन में बना रहता है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि एक दिन वो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। इस विधि की हानियां, सबसे पहली हानि है कि सीमित व्यक्तियों में से ही योग्य व्यक्तियों को चुनना होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि संगठन में पहले से जो कार्यरत व्यक्ति हैं उन्हीं में से चुनना है। पदोन्नति व्यवस्था के प्रचलन के कारण बहुत से कर्मचारी अकर्मण्य और परंपरावादी बन जाते हैं। अर्थात कर्मचारी को पता है कि पदोन्नति तो होनी ही है, अब उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो, क्योंकि पदोन्नति का जो आधार होता है वरिष्ठता यानी सीनियरिटी होती है। तो जिस दिन उसकी सीनियरिटी का नंबर आएगा वो पदोन्नत हो जाएगा। इसलिए वो अच्छा कार्य निष्पादन या बेहतर कार्य निष्पादन ना भी करें, तब भी उनकी पदोन्नति हो जाती है। तो यह एक अवगुण है इस विधि का। अकुशल और साधारण योग्यता वाला कार्मिक भी उच्च पद पर पहुंच जाता है। जिस प्रकार पदोन्नति का आधार है वरिष्ठता। अब दो व्यक्ति कांस्टेबल बने, एक तो वो जिसकी अच्छी योग्यता थी, जो ग्रेजुएशन किए हुए था, और एक वो व्यक्ति भी कांस्टेबल बना जो 10वीं पास था। ग्रेजुएशन वाले का सपना था कि वो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट बने, लेकिन 10वीं पास वाले का कोई सपना नहीं था। फिर भी वरिष्ठता के हिसाब से जैसे जैसे सीनियरिटी उनकी बढ़ेगी, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई और एसआई, तो जैसे जैसे उनकी सीनियरिटी का नंबर आता जाएगा, तो दोनों ही उच्च पद पर पहुंचेंगे। तो इस विधि में साधारण योग्यता वाला कार्मिक भी उच्च पद पर पहुंच जाता है। पदोन्नति से उच्च पद पर कोई व्यक्ति पहुंचे और एक सीधी व्यक्ति से कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचे, उन दोनों के बीच अहम का टकराव होता है। एक तो व्यक्ति प्रमोट ही होता है, प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर बने, और एक सीधे ही सब इंस्पेक्टर बने। ऐसे व्यक्तियों के बीच आपस में अहम का टकराव होता है, उनके विचारों में काफ़ी विरोध होता है, विरोधाभासी विचार होते हैं उन दोनों के। पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों में उत्साह नहीं रहता, क्योंकि यह पूर्व अपेक्षित रहता है कि पदोन्नति तो होनी है। ये पहले से फिक्स होता है कि पदोन्नति तो होनी है, इसलिए उन कार्मिकों में कोई विशेष उत्साह नहीं रहता। और यह विधि अप्रजातांत्रिक है, यह नए ज्ञान का स्वागत नहीं करती। अप्रजातांत्रिक का मतलब यह है कि इसमें सबको मौका नहीं मिलता, इसमें चयन का क्षेत्र व्यापक नहीं होता, इसमें अवसरों की समानता नहीं होती। अवसर सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो पहले से ही विभाग में कार्यरत हैं। इसलिए इसे अलोकतांत्रिक विधि भी कहा जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं कि जो कोई भर्ती आयोजित की जाती है, तो उसमें कौन सी शर्तें या योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सामान्यतः ये योग्यताएं जो स्लाइड में दिखाई गई हैं, ये बाहरी या खुली भर्ती के लिए होती हैं, और ये अधिक व्यापक होती हैं और बहुआयामी होती हैं। इनमें पहली है नागरिकता। सामान्यतः अपने देश के नागरिक को ही लोक सेवाओं में भर्ती करने में वरीयता दी जाती है।
अधिवास अर्थात निवास संबंधी, भारत भौगोलिक रूप से एक विशाल देश है। यहाँ की जो भाषा है, संस्कृति और क्षेत्र संबंधी जानकारी होना अच्छे लोक सेवक के लिए आवश्यक होता है। 1957 से पूर्व अधिकांश पदों पर भर्ती हेतु अधिवास संबंधी नियम लागू थे, अर्थात उस क्षेत्र के नागरिक ही उस क्षेत्र की भर्तियों के लिए पात्र माने जाते थे। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने अधिवास संबंधी प्रावधान को समानता के अधिकार का विरोधी बताया। उसके बाद भारत सरकार ने 1957 में ही एक निवास संबंधी अधिनियम रोजगार के परिप्रेक्ष्य में पारित किया और उसमें अधिवास की शर्त समाप्त कर दी गई। फिर भी कई राज्यों में प्रावधान है कि वहाँ उचित कारणों के आधार पर स्थानीय निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाती है और इसके लिए वहाँ की व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं। लिंग, हमारे संविधान में लिंग भेद को मान्यता नहीं दी गई है। सभी प्रकार की सेवाओं में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। आयु, किसी भी संगठन में आने वाले व्यक्ति का जो ज्ञान है, उसकी अभिवृत्ति है, उसकी मानसिकता है, उसका आयु से सीधा संबंध होता है। भारत में अधिकांश पदों पर नवयुवकों को अधिक स्थान दिया जाता है। आयु सीमा का निर्धारण पद की योग्यता और आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जैसे भारत में उच्च सिविल सेवाओं में 21 से 30 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यताएं, उच्च पदों पर भर्ती हेतु किसी भी विषय में स्नातक डिग्री हो। अधीनस्थ पदों पर भर्ती हेतु सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। जैसी पद की आवश्यकता होती है उसके अनुसार योग्यता, शैक्षिक योग्यता कम या ज़्यादा हो सकती है। शारीरिक और मानसिक योग्यताएं, किसी भी अभ्यर्थी का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। पुलिस विभाग में भर्ती हेतु लंबाई, वजन, सीना आदि शारीरिक क्षमताएं भी मापी जाती हैं। अन्य विभागों में सामान्य शारीरिक संरचना वाले उम्मीदवार को उपयुक्त समझा जाता है। लोक सेवाओं में भर्ती होते समय प्राधिकृत चिकित्सक से परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। विकलांग व्यक्ति जो होते हैं उनको पद या कार्य की प्रकृति के आधार पर भर्ती किया जाता है। अनुभव एवं विशिष्ट योग्यताएं, बाहरी भर्ती पद्धति से जब भर्ती होती है तब अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन तकनीकी प्रकृति के जो पद होते हैं कई बार उन पर कुछ वर्षों का अनुभव मांगा जाता है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, विधि और वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित जो पद हैं उनके लिए संबंधित विषय में विशिष्ट कोई कोर्स किया हुआ हो
या विशिष्ट योग्यता का होना आवश्यक है। जैसे शिक्षक बनना है तो उसके लिए एसटीसी या बीएड की हुई हो, चिकित्सक के लिए एमबीबीएस का कोर्स किया हुआ हो, इंजीनियरिंग के लिए बीटेक कर ली हो, विधि वालों के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने एलएलबी एलएलएम किया हो। इस प्रकार के कोर्स या विशिष्ट योग्यता उन्होंने अर्जित कर रखी हों। चरित्र, लोक सेवाओं में भर्ती होने वाले व्यक्तियों का चरित्र उज्ज्वल और विश्वसनीय होना चाहिए। इसके लिए आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करवाया जाता है और सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों का पुलिस द्वारा पुलिस सत्यापन भी करवाया जाता है, जिससे अच्छे चरित्र की पुष्टि हो सके। भर्ती प्रक्रिया के चरण। जब कोई भर्ती शुरू होनी होती है, उसके जो स्टेप होते हैं, किन किन चरणों से वो गुजरती है। सबसे प्रथम पदों का सृजन करना, क्योंकि भर्ती पद पर ही होनी है। फिर उनकी संख्या का निर्धारण करना, उन पदों के लिए सेवा नियमों का निर्माण करना, पदों का वर्गीकरण करना, वेतन श्रृंखला का निर्माण करना, सबसे पहले चरण में ये कार्य किए जाते हैं। और अगर पहले से ही सेवा नियमों का निर्माण किया हुआ है, पद वर्गीकरण किया हुआ है, तब रिक्त पदों की संख्या देखी जाती है। उसके बाद संबंधित विभाग या तो स्वयं भर्ती करता है या किसी भर्ती उपकरण से भर्ती करने का आग्रह करता है, जैसे आरपीएससी से आग्रह किया जाए। अब जनसंचार के माध्यमों से संबंधित पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है। अखबार में विज्ञापन दिए जाते हैं, रोजगार समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापनों को देखकर योग्यताधारी व्यक्ति आवेदन करते हैं और जो आवेदन संबंधित एजेंसी को प्राप्त हुए हैं, भर्ती एजेंसी को प्राप्त हुए हैं, उन आवेदन पत्रों की वैधता की जांच की जाती है, छंटनी की जाती है। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के बाद प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम जारी किया जाता है और उसमें निर्धारित पदों की संख्या में 2 गुने या 3 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, जिनका कि साक्षात्कार होना होता है। लेकिन साक्षात्कार से पहले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। साक्षात्कार के बाद में अंतिम परिणाम जारी किया जाता है और योग्यता के आधार पर जो उम्मीदवार सफल हुए हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है वरीयता क्रम में, मेरिट के अनुसार। सफल उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है और उनके परिणाम प्रकाशित करने की औपचारिकता पूरी की जाती है। चयनित उम्मीदवारों की सूची, जो उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए हैं, उनकी सूची नियुक्तिकर्ता अधिकारी को प्रेषित की जाती है। अर्थात जिस विभाग ने कहा था कि हमारे लिए भर्ती कर दी जाए, उस विभाग के अधिकारी को एक सूची भेज दी जाती है। नियुक्तिकर्ता अधिकारी नियुक्ति पत्र जारी करता है और जो व्यक्ति सफल हुए हैं वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र पेश करते हैं। उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है और स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार हैं, जिनका चरित्र सत्यापित हो गया, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण भी सत्यापित हो गया, ऐसे उम्मीदवारों को विभाग द्वारा
एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाती है, उस अवधि को परिवीक्षा अवधि कहते हैं। और परिवीक्षा अवधि में जब उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है तब उनके स्थायीकरण के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। तो ये भर्ती प्रक्रिया के चरण होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम भारत में उच्च लोक सेवाओं की भर्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।